हम लोग दरवाजे के बाहर नहीं निकल सकते थे, घर के दरवाजे के बाहर नहीं निकल सकते थे। सिर्फ स्कूल से घर तक आने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम के अंदर हमको घर के अंदर पहुंच जाना है। 4 का मतलब 4:01 नहीं। ये है डिसिप्लिन। और मेरा पहला विरोध डिसिप्लिन से हुआ। आप पटना कॉलेजिएट से ऐसे आते हैं, जो ही मुड़ते हैं आगे आते हैं तो एक पार्क पड़ता है। मैंने कहा यार ये पार्क जो है इसको मैं दौड़ के पार कर लेता हूं। मैंने वहां से तेजी में क्रॉस किया दौड़ के और मेरे पास 2 मिनट बचा। 2 मिनट में मैं घुसा उस गली में दौड़ के और मैंने देखा है इतना बड़ा गोश्त। अंत में तीसरे या चौथे दिन उसने कहा कि अरे जाओ ना, बड़े का गोश्त है। टाइम लिमिट में जी खोजना, ये प्रक्रिया अभिनय की है। जब हम लोग भी बड़े हो रहे थे तो प्रोटेक्टेड थे, लेकिन पैम्पर्ड तो नहीं थे। हाँ, वो पैम्पर के जगह जो है एक शब्द इस्तेमाल होता था, दुलरुआ कि दुलरुआ है, कि माँ के दुलरुआ है, बाबूजी के दुलरुआ है। तो दुलरुआ होने के बावजूद वो मार खा जाते थे। उस समय जो दादा होते थे, मोहल्ले वाइज होते थे, सबसे परिचय है। और घर में कोई नहीं जानता है, घर में बिल्कुल सीखे। ये दोहरा चेहरा है। तो मैट्रिक पास करते ही कॉलेज में आते ही जो है पहला उद्देश्य लड़कों का था लड़की ताड़ना। हाँ, वो हमारा भी रहा है। मैं भी बॉयज स्कूल में पढ़ता था। अब क्या, पटना मार्केट उस समय जो है इलीट मार्केट था, हथुआ मार्केट नहीं, पटना मार्केट जी। पटना मार्केट में जो है गए, अरे उस गली में उधर, अरे उस गली में। काम क्या है, खाली देख लेना और फिर चले आना, फिर अपना बात करना। तो रतन थी के समय में, चूंकि आप तो यहाँ से इतनी एक्टिविटीज बड़ी अच्छी बहुत मानते थे हमको। एक दिन शाम के समय जो है वो हॉस्टल पहुंच गए, मेरे रूम पे आए, सीधे नॉक किए, हम खोले। हम बोले सर, बोले मुझे सब देखना है। पानी का कूलर लगा हुआ था। हम बोले इसमें कीड़े उड़े जो है आ जाते हैं। वो बोले अच्छा खोलो। तो ऐसे ही खुल गया। ऐसे खुला, उन्होंने ऐसे देखा कि 6 बियर का बोतल रखा हुआ है। तुरंत निकलवाया और अपने गाड़ी में रखवाया। और उसके बाद एक दिन सुबह पहुंच गए। मिश्रा जो है वो आए थे और रात में देर में मेरे रूम में सो रहा था। वो मेरे कमरे में आए तो देखे कोई सो रहा है। थेम साहब ने चादर ऐसे खींचा, नंग तड़ंग और गाली देते हुए ऐसे जो हुआ ना, देखा गड़े हुए दिया। ओह, नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। इससे पहले कि आपका तारुफ आज के मेहमान से कराएं, उनका परिचय दें, मुझे ख्वाजा हारून उस्मानी का एक शेर याद आता है कि बयां जाना तमाशा भी कि दरम बो हो जा बाजा, बसद सामाने रुसवाई सरे बाजार में रकसम। मतलब कि मेरे महबूब आ और देख कि मैं तेरे चाहने वालों की भीड़ में हूं और खुल कर नाच रहा हूं, गा रहा हूं, बेबाक हूं, बिना किसी बेइज्जती के भय के। ये कलाकार का मिजाज होता है, ये कलंदर का मिजाज होता है। ये कहना जरूरी इसलिए था क्योंकि आज हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, किसी परिचय पर आश्रित नहीं है। हम सब उन्हें जानते हैं, एक परिचित चेहरा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री विनीत कुमार जी की, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार। बात शुरुआत से ही शुरू करते हैं। पटना से आपका राब्ता रहा है, आप पटना के हैं जैसा हम सब मानते हैं, लेकिन थोड़ा और अंदर जाने पर पता चलता है कि पटना भी आपका परिवार शायद उत्तर प्रदेश से आया था। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से रहने वाले थे आप और पटना आने का सिलसिला क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश में जौनपुर, खेतासराय लखमापुर गांव जी। माताजी बनारस की, पिताजी जौनपुर के। अच्छा। पिताजी को वो व्यवस्था पसंद नहीं थी, जो एक जिसको कहा जाए कि जमींदारी, और वो तो उन्होंने जो देखा उनको लगा कि ये मेरे उसमें नहीं बैठता है। तो सादा विचारों वाले। तो वो जो है उस जमाने में कहा जाता था कि एक बक्सा और एक खोलडाल बांधे। अच्छा। 1950 में जो है जी। तो वो इधर चले आए और यहाँ आके उन्होंने नौकरी कर ली। फिर हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे।
तो मूल रूप से डीएनए उधर का है, लेकिन मूलतः यही जमीन है हमारी जहां हम बड़े हुए। बेशक हम सब यही मानते भी हैं और हमारे लिए बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि आपने खुद भी ये बात कही। तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश से यहाँ आना हुआ, पिताजी मेरा आना नहीं हुआ, उनका आना हुआ, हम तो यही आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किसी नौकरी के सिलसिले में है या फिर ऐसी जगह परिवर्तन करना? उनको परिवर्तन करना था और मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनके मित्र थे डॉक्टर महमूद, जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, उनको बिहार दिया गया था। अच्छा। तो वो शायद उन्हीं के साथ जो है वो इधर चले आए थे। और सन 50 मतलब आज़ादी के तुरंत बाद जो है आना, और उस समय देश की जो खुशहाली, जैसे हमको भी मेरी पैदाइश 57 की है जी, और 62-62 से हमको याद है सब कुछ मोटा मोटी जो। अरे भाई, तो एलिफेंटाइन मेमोरी कह सकते हैं इसको। तो मुझे सब लोग खुश लगते थे। अच्छा। ऐसा लगता था कि लोग खुश हैं। जो गरीब है जी, जिसको हम गरीब मानते थे जी या थे, उनके पास भी घर था। हाँ, ये बड़ी बारीक बात है। ये समझने वाले इसको समझें कि खुशी का पैमाना क्या होता है। जो बिल्कुल गरीब थे, जिन्हें हम गरीब मानते थे, उनके पास भी अपना घर था। बड़ी बात। अब फिर आगे तो घुसेंगे तो आप दूसरे उसमें विषय में चले जाएंगे। नहीं बिल्कुल। तो आप तो यहीं आए और यहीं से आपने अपनी शुरुआत की और यहीं आप पले बढ़े। घर में जो माहौल था वो, चूंकि आप एक इतने प्रसिद्ध अभिनेता हैं, हम सब आपकी अदाकारी से परिचित हैं, तो ये क्या घर से मिला? घर में माहौल क्रिएटिव था या बहुत पढ़ाई लिखाई वाला माहौल? मैं अपने खानदान में इकलौता था। अच्छा। उस समय जी। और मेरे घर में जो पिताजी, चूंकि हम लोग आए थे दूसरी जगह से, जो हम लोग पैदा हुए, तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। अच्छा। तो इसलिए लट्टू नचाना, कंचे खेलना, पतंग उड़ाना, गिल्ली डंडा, ये सब कुछ नहीं जानते थे। हम लोग दरवाजे के बाहर नहीं निकल सकते थे, घर के दरवाजे के बाहर नहीं निकल सकते थे। सिर्फ स्कूल से घर तक आने में जितना टाइम लगता है, उसी टाइम के अंदर हमको घर के अंदर पहुंच जाना है। अगर 1 मिनट भी लेट हो जाएगा तो सवाल कर दिया जाएगा। तो बहुत डिसिप्लिन्ड परिवार में रहे, जहां हम लोगों को मतलब 2 चीज जो है कि ये नहीं कर सकते थे आप, कि आप अनुशासन तोड़े और झूठ बोले। बेहतरीन तरबियत। अगर ये 2 चीजें आज भी लोग कर लें कि अनुशासन न तोड़ें और झूठ न बोलें, तो जिंदगी कितनी आसान होगी। वो ये तो पता चलता है कि जिंदगी इतनी आसान होती है। उन मसलों पर भी हम आएंगे। लेकिन ये वैल्यू सिस्टम जो घर का होता है, जो ये तरबियत मिलती है शुरुआत से, जो कि अच्छा भी है, जो आपकी शख्सियत में कुछ ना कुछ ऐड ही करता है। आप में एक वो अक्खड़पन, आप में एक वो सच्चाई दिखती है, आपके व्यक्तित्व से वो चीज़ निकल कर आती है, आपकी भी आती है। तो ये वैल्यू सिस्टम घर से आपको मिला और ये आपने कैरी फॉरवर्ड किया। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, वो खून में चला गया। जी जी जी। अब उसे हमें उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः आदत सी हो गई। जैसे आप सांस लेते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वो सांस ले रहे हैं अपने आप। तो उसी तरह से धीरे धीरे वो 5 चीजें जो हैं, कमिटमेंट, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस और डिसिप्लिन, ये 5 एलिमेंट मेरे गुण बने। और ये गुण लोगों के लिए कोई बहुत आकर्षक नहीं है, लेकिन मेरे व्यक्तित्व के लिए, मेरे काम के लिए ये बहुत फायदेमंद है। जो भी अभिभावक, वालिदैन, पेरेंट्स इन बातों को सुन रहे हैं, ये उनके लिए भी सूत्र के ही समान है, क्योंकि आजकल के बच्चे प्रोटेक्टेड एंड पैम्पर्ड होते हैं। लेकिन जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं, यू वर प्रोटेक्टेड बट नॉट पैम्पर्ड। वो तो उस समय तो मतलब किसी के घर में नहीं होता था शायद। बिल्कुल बिल्कुल।
वो हमारे तक भी नहीं, जब हम लोग भी बड़े हो रहे थे तो प्रोटेक्टेड थे लेकिन पैम्पर्ड तो नहीं थे। ये 5 चीजें जो आपने बताई। हाँ, वो पैम्पर के जगह जो है एक शब्द इस्तेमाल होता था, दुलरुआ, कि दुलरुआ है, कि माँ के दुलरुआ है, बाबूजी के दुलरुआ है। तो वो दुलरुआ होने के बावजूद वो मार खा जाते थे। ये बिल्कुल सच्ची बात है और अपने पर बीती बात है। पटना में रहना कहाँ होता था? पटना जब पिताजी आए थे तो भंवर पोखर में रहते थे, जो कॉन्वेंट स्कूल है ना, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। तो उस कॉन्वेंट के ठीक सामने, आप लोगों को वो पता नहीं होगा, वो पहला होटल बना था, नटराज होटल। अच्छा। 7 माले का, लोग देखने आते थे, अबे 7 माले का होटल बन गया। उसके बगल में जो गली थी, उस गली में अंदर मेरा घर था। अच्छा। हाँ, तो वो गली जो है वो गलियों का जाल था, कि वहीं से भंवर पोखर से आप बाकरगंज निकल जाइए, उधर से आप कहीं भी आप निकल जाइए, सब्जी बाग निकल जाइए, हाँ, तो गोला रोड निकल जाइए। तो वहाँ रहे, और वहाँ पे जो है काफी दिन 70-70 में जो है, फिर चूंकि पिताजी ने यहाँ एक जो जमीन ली थी करबिगहिया में, तो बोलते थे अरे इतनी बड़ी जमीन है, ये बच्चे हैं, कहाँ कैसे रहेंगे वहाँ। तो 70 में जो है वहाँ घर बना, और उसके बाद हम लोग 70-71 में करबिगहिया आ गए अपने घर। अच्छा, करबिगहिया, फिर वहीं पर, फिर वहीं करबिगहिया में। जी जी जी। हमने सुना और आपके बारे में पढ़ते हुए और कहीं से तो हमें ये खबर लगी कि कुश्ती का भी शौक रखते थे आप। एग्जैक्टली कुश्ती नहीं, वो अखाड़ा जो है जी। उस समय जिम जो है वो बंगाली अखाड़ा भी कहते थे उसको बंगाली अखाड़ा, वो जिम भी नहीं कहलाता था। लेकिन बंगाली अखाड़े में पहली बार शायद वो पुली वाले एक्सरसाइज करने वाले आए थे। लेकिन हम जो है आर्य कन्या विद्यालय था, उसके गली के अंदर धुरेंद्र व्यायामशाला था। अच्छा। तो धुरेंद्र व्यायामशाला में सबसे पहले जब वो सीधे हम लोगों को जिम में यानी अखाड़ा में नहीं आने देते थे अंदर, पहले हम लोगों को जो है कुछ दिनों तक चला कि आप जो है वो फावड़े से मिट्टी पलटिए। अच्छा। और सीधा कीजिए, ये जॉब होता था कि आपके शरीर को जो है आप समझे। हाँ। उसके बाद जब हम लोगों को जिम के अंदर यानी अखाड़े के अंदर जाने को मिला, तो बड़े पहलवानों के पीछे खड़े रहना काम था, कि वो जो वजन उठा रहे हैं उसके पीछे आप खड़े रहिए, उनका वजन उठा के दीजिए। तो ये कुछ 15-20 दिन तक चला। उसके बाद हम लोगों को लोहा छूने को मिला। अरे वाह। तो हमारे समय में किलो शुरू हुआ था, तो अधिकतर जो है चीजें सेर में होती थी। अच्छा। और सेर जो है वो किलो से 1.25 ग्राम ज्यादा होता था। हाँ बिल्कुल। तो वो सब तो वो भारी भारी जो है, तो वो पहलवानी करते थे। वो 300 शेर से जो है थाई मारते, गैंडा जैसे यूं चौड़े से थे, नाटे लगते थे। चूंकि चौड़ाई हाइट है नहीं, तो फैलाव जो हो जाएंगे तो हम गैंडा जैसे लगने लगेंगे। तो उस वक्त क्या ये चलन था, जैसे आजकल अलग अलग गलियों में जिम्नेजियम्स हो गए, तो क्या ना अखाड़े थे कई जगह पे? हमको तो जहां तक याद आता है कि अब जैसे जहां हम रह रहे थे उसी में बगल में जो ही है अनुपम पुस्तकालय था जी। अनुपम पुस्तकालय के पीछे कुछ अपना रखा हुआ था। अच्छा। बेंच लगा था और बारबल और वो, तो लोग वहां भी जाके कर लेते थे। अच्छा अच्छा, इस तरीके से बहुत ज्यादा नहीं था। आपने बताया अभी अभी कि घर में सिर्फ स्कूल से घर और घर से स्कूल यही रास्ता तय करते थे आप, और बहुत अनुशासन और बहुत ज्यादा। तो कब ऐसा महसूस हुआ कि अब शहर घूम सकते हैं? घर से आजादी कब मिली? कब लोगों ने मान लिया कि नहीं अब ये अकेले भी घूम सकता है? वो तो सर्वमान्य था कि भाई जब आप स्कूल पास कर लोगे, हाँ, तो फिर आपको स्वतंत्रता मिलेगी थोड़ी। अच्छा, तब आप अपने से। हाँ, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, संभवतः मुझे लगता है कि शायद यही से मूलतः मैं अभिनेता नहीं हूं।
ये बिल्कुल उस तरह से मैं देख रहा हूं कि एक कलाकार जो है उसके कुछ शौक होते हैं जी, कि वो पेंटिंग देखता है, कलर समझता है, डांस समझता है, म्यूजिक समझता है, सुर ताल समझता है। मैं कुछ नहीं समझता हूँ, मुझे आता ही नहीं है। लोगों को ये विश्वास नहीं होता है लेकिन मुझे नहीं आता है। मेरे दिमाग में क्या आता है, इसी पर मैं लगातार विचार करता हूं कि एक आदमी के दिमाग में विचार आता है, सबसे पहला विचार आता है मार दो, काट दो, तोड़ दो, फोड़ दो, जला दो, हटा दो। ये सब वायलेंस है। बिल्कुल, कलाकारी का इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब। तो ये दिमाग में जिस आदमी के ये आ रहा है वो पिछले 50 साल से कलाकारी कर रहा है। तो जब इसकी खोजबीन हम करना शुरू किए तो मुझे लगा कि जो मेरे अंदर गुण थे उस गुण ने मुझे इस तरफ उत्प्रेरित कर दिया। क्या गुण थे? डिसिप्लिन। जी। अब डिसिप्लिन जो है वो कांटे पे है कि 4 का मतलब 4:01 नहीं। ये है डिसिप्लिन। बिल्कुल। और मेरा पहला विरोध डिसिप्लिन से हुआ। अच्छा। तो आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले जी कहां से विरोध कैसे शुरू हुआ जी। कि पहले तो भैया के साथ, भैया का क्लास और मेरा क्लास एक साथ होता था। भैया सीनियर थे तो एक साथ होता था, तो एक साथ आना जाना होता था। उसके बाद क्लास, अगले साल क्लास जब बदला, हम पटना कॉलेजिएट में थे जी। तो क्लास जब अगले साल बदला तो भैया का टाइम बदल गया, मेरा टाइम बदल गया, तो अब हमको अकेले आना है। हाँ। अकेले आना है और टाइम है मेरे पास 20 मिनट। अच्छा। पटना कॉलेजिएट से बाकरगंज घर तक, भंवर पोखर तक आने में 20 या 25 मिनट, जो भी 20 मिनट जो है वो लग रहा है। 21 मिनट नहीं हो सकता है। और जब मैं स्कूल खत्म हो और जब मैं आना शुरू करूं तो मुझे लगे कि यार मैं कैसे देखूं, इस गली से क्यों नहीं मैं आ सकता हूं, इधर क्यों मना किया गया है। तो जब आप पटना कॉलेजिएट से ऐसे आते हैं, आके बिरला मंदिर वाली सड़क पे ऐसे मुड़ते हैं, जो ही मुड़ते हैं आगे आते हैं तो एक पार्क पड़ता है जी। पार्क से आप सीधे जाते हैं तो बिरला मंदिर से होते सब्जी बाग, और उस पार्क से अंदर आते हैं तो बाकरगंज से भंवर पोखर निकल जाते हैं जी। मैंने कहा यार ये पार्क जो है इसको मैं दौड़ के पार कर लेता हूं, क्योंकि पार्क से आप ऐसे आ रहे हैं तो टाइम लग रहा है। हाँ। मैंने वहां से तेजी में क्रॉस किया दौड़ के और मेरे पास 2 मिनट बचा। अच्छा। और ये जो है टाइम, घड़ी नहीं होती थी मेरे पास ना। हाँ। अनुमान लगाया कि 2 मिनट बचा। 2 मिनट में मैं घुसा उस गली में दौड़ के, और मैंने देखा है इतना बड़ा गोश्त। अरे अच्छा। हम लोग तो इतना बड़ा खाते हैं ये क्या है? हाँ। हमने पूछा ये क्या है? हाँ। तो उस समय पहचाना जाता था। हाँ। वो कहते चलो चलो तुम चलो इधर से। हाँ। दौड़ के फिर हम घर आ गए। खोज एक डिसिप्लिन में रहते हुए टाइम लिमिट में जी खोजना, ये प्रक्रिया अभिनय की है। वाह, अद्भुत, बहुत सुंदर बात। और ये मैं अपने जीवन में कर रहा था जी। अब क्या है कि ये खोज कि का कमिटमेंट है कि नहीं है, कि एक दिन जाके आ गए, हाँ, और उसके बारे में ज्यादा जानना है कि नहीं, अगले दिन फिर उसी का ये कमिटमेंट। अंत में तीसरे या चौथे दिन उसने कहा कि अरे जाओ ना, बड़े का गोश्त है। बड़े का गोश्त चले आए। खोज कंप्लीट हुई कि बड़े का गोश्त है। लेकिन आप सिंसियर तब तक नहीं हो सकते हो जब तक कि आपको ये ना समझ में आ जाए कि ये बड़ा का गोश्त क्या होता है। बिल्कुल। अब इसकी खोज शुरू हुई। आप सोचिए कि हम ऐसे ही अपने नाटक में चरित्रों को खोजते हैं। ये हम बचपन से कर रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रक्रिया तो हमेशा ही रही।
तो ये जो चीजें हैं धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद ऊपर वाले ने, महादेव की कृपा थी कि उन्होंने जो है कहा कि तेरे जीवन में ही डाल देते हैं ये। हाँ। और वो जीवन में जो मैं कर रहा था वही आपका प्रोफेशन में वो प्रोफेशन बनने लगा। तो इस तरीके इसलिए हमको लगता है कि मैं बिल्कुल उन कलाकारों से बिल्कुल अलग हूं जी, जिनको कला से लेना देना है, कि वो म्यूजिक समझते हैं, वो पेंटिंग समझते हैं, वो ये समझते हैं, वो शेर व शायरी समझते हैं, वो कविता और कवित्व समझते हैं। हम नहीं समझते। वो तो बाद में आके पढ़ना लिखना शुरू किए, ये वो जैसे होता है ना कि बचपन से, हाँ। कि बचपन से आपका कोई ना कोई एक संवाद बना रहता है इन सारी चीजों से। मेरा नहीं था। ये उस वक्त के पटना की बात है। उस समय आपने बताया कि स्कूल जब पास आउट कर गए, हाँ। या स्कूल में जब भैया का टाइम बदला तब आपने ये सब शुरू किया और ये सारी खोज शुरू हो गई। जी, जी, जी। फिर खूब खोजा, क्या नहीं खोजा। फिर उसके बाद अभी बता रहे थे कि एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो कुछ ऐसे कट मारा तो मेरे मुंह से निकला। हम कहे कि मेरा समय होता ना तो उतर के पहले मारते इसको। यानी ये दिमाग में आता है कि खोज ये थी कि मैं उन सारे उस समय जो मूल रूप से जो दादा होते थे, हाँ, वो मोहल्ले वाइज होते थे। जॉनी जो हैं वो गांधी मैदान, एग्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड स्टेशन उधर के। विपत गोप जो है, विपत गोप था ना, वो करबिगहिया और मीठापुर। उसके बाद इधर का कौन था, सबसे परिचय है। और घर में कोई नहीं जानता है, घर में बिल्कुल सीधे। ये दोहरा चेहरा। बहुत बढ़िया। अभिनय की शुरुआत वहीं से है। ये प्रोसेस आप शुरू से ही करते आ रहे थे? हाँ, मतलब हमको क्या मालूम था कि ये जो है अभिनय है, यही अभिनय है। हाँ, यही अभिनय है। घर में जो इतना सीधा आ गए, जी हाँ आ गए, चलो खा लो। और तमाम जितने सबसे मिल के आ रहे हैं। ये बड़ा रोचक है। तो उस वक्त का पटना, जो आप तो आज भी आए हैं, आते ही हैं आप, और उस वक्त आप रहे हैं, तो फर्क लगता है कि वो जमीन आसमान का फर्क। वो बेहतर था या वो रस था, वो आप अगर देखें तो मूलतः अब मैं जहां जहां जाता हूं जी, शहर का रस खत्म हो गया। क्योंकि हम लोग जो कहते हैं ना कि कल्चर है, कल्चर कहाँ कल्चर, बड़ा सा वो जो है एग्जिस्ट करता था, वो आपको दिखाई देता था। अब जैसे जी जाहिर है कि हम लोग उससे लड़ नहीं सकते हैं, मल्टीनेशनल से। मल्टीनेशनल सब चीज़ों की दुकान बना दिए हैं। अब जिस तरह से जो पूजा पाठ और उत्सव अब कुछ समझ में आता नहीं है जी। पहले सिर्फ होली, दिवाली, दशहरा जी, ईद, बकरीद और क्रिसमस, और 10 तारीख को गुरु नानक देव का जुलूस पटना सिटी से पूरा जुलूस निकलता था। शहर बंद रहता था, पूरा शहर दोनों तरफ सड़क के खड़ा रहता था, कड़ाह प्रसाद लेते थे। वाह। और गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं वो अपना चलते थे। ये अद्भुत सब दृश्य था। बाकी जो चीजें थी, जो पर्व जो हमारे यहाँ जी, ये उत्सव है। अब पर्व जैसे जूतिया है, जैसे तीज है, या इस तरह की चीजें आपको कैसे समझ में आता था? जो ही गली में आप घुसते थे ना, आपको महक आती थी घी की, पूरी छन्ने की। सोचिए कितना शुद्ध होता था कि पूरा मोहल्ला जो है उस अरोमा से कुछ आज है लगता है। ये आपस में बस खुशबू से लोग खुशबू से अंदाजा लग जाता था कि आज कुछ है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जी। ये सब जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। जो चीजें घर में होनी थी अब वो बाजार में हो रही हैं, तो जाहिर है कि उसका कल्चर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे अभी शादी जो है वो
कोई कल्चर नहीं है, इवेंट बन अब गया। इवेंट है। बिल्कुल। कि हमने दिल्ली में वहां गए तो देखा कि 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख का किराए पे जो है लेके आ रहे हैं लहंगा, और वो लहंगा जो है 40 लाख 50 लाख का है। एक दिन के लिए वो 1.5 लाख और 2 लाख और 5 लाख का लेके आ रहे हैं लहंगा। उसी तरह से सूट शेरवानी। भैया तू शादी कर रहे हो कि कपड़ा दिखा रहे हो? तो कैसे नष्ट हम हो रहे हैं, कैसे हमें खत्म किया जा रहा है, मेरी मानसिकता कैसे बदली जा रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विकास नहीं होना चाहिए। विकास तो तब होगा, उसको मानेंगे जब आप उसका प्रयोग कर पाएंगे। कि जब बिल्डिंग बनती है और लिफ्ट लगा दिया जाता है तो आपको लिफ्ट इस्तेमाल करने नहीं आता है। बिल्डिंग में आप रह रहे हो, फ्लैट में जो है आप चारों तरफ गंदा किए हो। ढेर सारी चीजें हैं जो डेवलप हो गई हैं। पटने में गंदगी नहीं होती थी। ये मैंने सुना है कई बड़ों से कि पटना बड़ा साफ सुथरा शहर है। बिल्कुल साफ सुथरा। मुझे भी स्मृतियों में है, जब मैं छोटा था तो देखता था वो एयरपोर्ट वाली सड़क, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए, शानदार सी सड़क भी, नीचे फूल गिरे हुए, और बहुत खूबसूरत सा शहर था ये। बहुत खूबसूरत। मतलब पटना उतना में आ गए। पटना ही क्यों, आप उस समय तो सब बिहार ही था। रांची चले जाइए, हजारीबाग में पिताजी पोस्टेड थे। हजारीबाग में जब पानी बरसता था ना तो ऐसा लगता था जैसे सड़क को पेंट कर दिया गया है। वाह वाह, अद्भुत। अब हाँ, लेकिन उसमें जो है गलतियां जो हैं, अगर हम गलती खोजने लगे तो मूल रूप से गलती हमारी है। बेशक बेशक। हम बहुत जल्दी किसी से प्रभावित होके उसके रॉ में बह गए। ठीक बात। और जिनको ठीक करना है, ठीक होना है, वो ठीक करने की जगह उसको गाली दे रहे हैं। तो ये गाली गलौज का दौर जो है एक जमाने से चला आ रहा है कि अरे तुम समझ नहीं रहे हो। अब ऐसे ही जो है चीजें, जाहिर है वो मल्टीनेशनल का खेल है। वो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। आज की तारीख में लोगों को कितना बिजी कर दिया है कि आप यहाँ एक जगह बनाए हैं, आप कह रहे हैं कि हम यहाँ नाटक कर लेते हैं, 40-50 लोगों को दिखा लेते हैं। सवाल उठता है कि इस मोहल्ले में, इस कंकड़बाग एरिया में लोगों को कोई ये समझ नहीं है कि भाई ये लोग नाटक करते हैं, चलो 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया जो भी है हम जाके उनको उत्साहित कर सकते हैं, बूस्ट करें उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो और बेहतर करें। बिल्कुल, एकदम होना चाहिए ये। तो ये जो है अगर ऐसा हो जाए, अब उसी तरह से देख लीजिए जैसे कि तेलुगु में, जैसे आंध्रा में, आंध्रा में अगर वो 10 रुपया कमाता है ना तो 2 रुपया सिनेमा के लिए रखता है। सही बात। वो टेस्ट की बात है। तो अब हमारे समय में जब थिएटर होता था तो हमको याद है कि हम कला संगम में शुरू किए थे, कला संगम में आए थे। तो कला संगम में लोग नहीं आते थे। हम पहलवान टाइप के आदमी थे ना, मूल रूप से जो है ना प्रकृति जो है पहलवानों वाली थी। क्या क्यों नहीं हो रहा है तो हम तो जानते नहीं थे कुछ, क्या नाटक वाटक। ये भी कहानी है कि हम कैसे पहुंच गए नाटक करने। हाँ, अगला सवाल भी मेरा वही था, उधर का रुख कैसे हुआ और पहला नाटक कौन सा खेला आपने? क्या है कि मैट्रिक पास किया मैंने 73 में जी। उसके बाद मैं कॉलेज आया जी। अब ये बात कहने में लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन हमको लगता है कि अब इसमें उम्र में आके क्या हिचकिचाना। अधिकतर लड़के, अब तो नहीं होता है, पहले जी, कि स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ते थे तो उस स्कूल में जो है लड़कियां नहीं पढ़ती थी। कोई एजुकेशन नहीं था। तो मैट्रिक पास करते ही कॉलेज में आते ही जो है पहला उद्देश्य लड़कों का था लड़की ताड़ना। हाँ, वो हमारा भी रहा है। मैं भी बॉयज स्कूल में पढ़ता था, तो मैं ये तो
अब क्या, पटना मार्केट उस समय जो है इलीट मार्केट था, हथुआ मार्केट नहीं, पटना मार्केट जी। पटना मार्केट में जो है गए, अरे नहीं उस गली में उधर, अरे उस गली में, काम क्या है, खाली देख लेना और फिर चले आना, फिर अपना बात करना। ये जो है एक दिन अचानक पता चला, अबे भैया आए, भैया आ गए। अब दोनों भाई तो नहीं कर सकता है ये काम एक साथ। तो दुबे जी थे, अमरेंद्र दुबे, जो अब नहीं रहे, भैया के दोस्त, वो हमसे कहते रहते थे कि अरे चलो नाटक। हम बोले नहीं, हमको अब नाटक वाटक हमको कुछ नहीं समझ आता, ये हमको नहीं आता। जब ये हुआ तो हमको लगा कि अरे आओ चलो वहां देख लेते हैं, अब तो यहाँ जो है हिसाब बैठेगा नहीं। उनके साथ चले आए। एसपी वर्मा रोड में नवल बाबू जो बहुत जी। बड़े वकील थे, उनके यहाँ जो है स्कूल जो चलता था उसमें रिहर्सल होता था, सतीश आनंद का कला संगम। आए और वहाँ जो है हमको ले आके वहाँ उनके साथ हम बैठ गए, तो लोग बैठे हुए थे। हम कहे यहाँ लड़कियां, हम कहे कि अरे बुरा क्या है, तो बेहतर यहीं सेट हो जाओ, घूमना भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सेट हो गया उधर। फिर हमको लगा कि दो लोग जो है अपना कुछ बोल रहे थे, तो हमने पूछा ये क्या बोल रहे हैं? बोले ये है ना किताब। बोले अच्छा, ये सब याद कर लेते हैं? बोले हाँ सब याद कर लेते हैं। बोले अच्छा, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि एक खास प्रभाव में कि आओ यहीं बैठते हैं, वो धीरे धीरे जो आपको आदत पड़ती है कि शाम के समय उठ के जाकर वहां बैठ गए। तो वो नाटक चल रहा था तुगलक। अच्छा, गिरीश कर्नाड का, और वो साल था सन 1974-75। अच्छा, तो करीब 500 लड़के भागे होंगे, क्योंकि यहाँ उर्दू तो लोग बोल नहीं सकते थे। और उर्दू के साथ साथ जो है क्लिष्ट जुबान थी उस पूरी भाषा की जो इस्तेमाल हो। तो करीब डेढ़ साल तक उसका रिहर्सल चलता रहा। अच्छा, 1.5 साल। अरे लोग भाग जाते थे। अब हम चूंकि आए थे, वो मेरी जुबान उत्तर प्रदेश की थी, तो साफ एकदम, तो हम टिके रहे जी। तो ये जो है प्ले हुआ 76 में, 75 के एंड में जी। उसके बाद जो सिलसिला चला तो हम जम ही गए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि शुरुआत ही तुगलक जैसे नाटक से हुई। हाँ, उसके बाद अंधा योग, आधे अधूरे, खामोश अदालत जारी है, जुलूस, लाइन से सतीश जी तो करते रहते थे। उसके बाद 78 के बाद जो है एक हरिशरण दा थे, वो उन्होंने कला त्रिवेणी खोला, वहाँ से अंत नहीं किया बादल सरकार का। फिर उसके बाद NN पांडे जी थे, वो प्रोफेसर जो फिजिक्स वाले, वो उन्होंने अनागत ये सब लोग बनाए। तो उसमें हानूश और एवं इंद्रजीत किया। फिर उसके बाद जो है इप्टा में आए 78 में जी। तो जो है फिर 85 तक जो है लगातार काम किया, और फिर 86 में NSD गए, और उसके बाद 89 में पास आउट हुए, और 90 में मुंबई गए। ये जो 70 का दशक आपने बताया, तुगलक एवं इंद्रजीत और ऐसे नाटकों के साथ आपका पदार्पण हो चुका था थिएटर में, तो ये मेरा कौतूहल है और मुझे पूरा यकीन है कि ये सुनने और देखने वाले भी, क्योंकि हमारे शहर के बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं, हम सब बड़े इज्जत से उनसे मिलते हैं, सीखते हैं। परवेज अख्तर साहब, तो वो भी उसी दौर में उसी समय जी। तो उनसे कोई राब्ता रहा आपका? हाँ, इप्टा में थे ना वो। अच्छा। अनागत में भी, कला संगम में भी थे, वहीं से है जी। तो अब चूंकि उम्र में बड़े, तो परवेज भाई, जावेद जो है हमसे 1 साल जूनियर, तनवीर, तो सब जानते तो सभी को थे जी। सभी लोग मित्रवत रहे हैं। अब तो आप गली के सारे दादाओं को जानते थे, तो फिर ये तो बेहतर लोग थे। फिर उसके बाद रेडियो स्टेशन में फिर सुमन भैया थे उधर, सुमन कुमार जी कला संगम में। तो अब भाई जेब में कुछ पैसा भी हो जाए, घर से तो ले नहीं सकते थे, तो सुमन भैया बोले कि हमको जो है ना रेडियो नाटक में करवा दीजिए। तो 77 में वो राय जी थे वो हेड, तो वो हो गया वहाँ पे नाटकों में।
तो मिल जाता था 4 महीने 5 महीने में एक नाटक। फिर हम 80 में उनको बोले कि हम कैजुअल अनाउंसर बनेंगे। अच्छा। बोले यार तुम्हारा जो है ना बढ़ता ही जा रहा है इच्छा। तो फिर जो है कैजुअल अनाउंसर का जो है वो कुछ पास कर लिए, फिर हम कैजुअल अनाउंसर हो गए। तो महीने में एक मिल जाता था तो 3 दिन 4 दिन कर लेते थे, 2 दिन या जो भी। तो सही था सब। नहीं, मैंने एक उद्देश्य से परवेज अख्तर साहब का नाम लिया, या जावेद अख्तर साहब का नाम आपने भी लिया, क्योंकि आपसे बातचीत करते दौरान बातचीत रही है आपसे, और सुनता रहा हूं आपको। कई नाटकों का जो हाउस ऑफ वैरायटी में हम सुनते हैं उसका उसकी उद्घोषणा आपकी ही आवाज में रहती है कई दफा। तो मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं अपने राज्य से। मैं भी यहीं का हूं, यहीं से पला बढ़ा हूं, यहीं पर सीखा है। बाकी पढ़ाई मैंने उत्तर प्रदेश सीखी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो जब मैं वहां पढ़ने गया तो और यही आम बात थी। और मेरा भी ये मानना है कि मैं जिन कुछ लोगों को अगर उंगली पे गिन पाता हूं जिनका तलफ्फुज बहुत बेहतरीन है, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो परवेज साहब, जावेद साहब, आप, क्योंकि और भी कई कलाकार यहां से निकले हैं, मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान इतनी खूबसूरत नहीं है, नुक्ते का इतना बेहतरीन ख्याल नहीं कर पाते हैं जो आपसे सुनने को मिल रहा है। मैंने इस लिहाज से परवेज अख्तर साहब का हाँ। अब देखिए, हम आपको बताएं कि हम इसके पीछे वजह मूलतः हमारा ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं वो वर्क करता है जी। परवेज अख्तर, जावेद अख्तर, इनकी शुद्धता इसलिए है क्योंकि इन्होंने अलिफ बे पेते से हे चेखे दाल डाल जीम पढ़ा। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, हमारा ओरिजिन उत्तर प्रदेश से है जहां खड़ी बोली जाती थी। तो हम लोगों में उसके पीछे वजहें हैं जिसकी वजह से हम साफ बोल पा रहे हैं। बिहार में हम कह रहे हैं कि कोई हिंदी नहीं बोलता है, क्षेत्रीय भाषा में हिंदी बोलता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये साफ दिखता है स्क्रीन पर। मुझे, मैं आपको ही बताऊं, आप ही का एक सीन, शूल फिल्म, और आप मनोज वाजपेयी, आप और एक और कोई एक्टर हैं, गणेश यादव, हाँ, आप तीनों उस सीन में हैं और बेसिक इंस्टिंक्ट फिल्म की बात हो रही है वहां पर। आप चाहते हुए भी आपकी जो शुद्धता है वो जा नहीं रही, वो बहुत खूबसूरत। मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी थी कि कोई अच्छी चीज, मुझे वो लियो टॉल्स्टॉय की कहानी भी याद आ गई थी, द आर्टिस्ट। टॉल्स्टॉय की या मोपासा की, मुझे याद, मोपासा की कहानी है जिसमें कि एक आर्टिस्ट मारना चाहता है चाकू गलत जगह पे, लेकिन वो इतना दक्ष होता है कि वो फिर भी सही ही लगता है। तो वो, इसलिए जुबान के बारे में मैं बात कर रहा था। जुबान यहाँ पे जो है सिखाएगा कौन? जी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और सामने वाला सीखना चाहता है या नहीं चाहता है? हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात है। आप विश्वास करें इस बात का कि हम 90 में जी नहीं 86 में पटना छोड़े, NSD गए, फिर बंबई गए, और मैंने खुले आम कहा लोगों से, किसी को भी थिएटर वाले को जरूरत है वो हमें समय से पहले बताए। अगर वो आने जाने का प्रबंध कर देता है तो ठीक, नहीं तो मैं अपने से आ जाऊंगा। आप बताओ, हम आपके लिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन काम कर देंगे आपके, क्योंकि मेरा काम है ये। 36-37 साल हो गए जी, किसी ने नहीं बुलाया। किसी ने नहीं बोला है, क्योंकि काम ही नहीं करना है ना। क्योंकि ये कई दफा स्क्रीन पर आता है। मैं आपको बताऊं कि अभी हाल में एक फिल्म आई थी कागज, या फिर ऐसे ही बहुत सारी फिल्में, जहां पर कड़क सिंह एक फिल्म आई थी, पंकज भाई ने काफी अच्छा अभिनय किया है उसमें, बढ़िया है। वो उसका प्रोलॉग बोलते हैं, और मैं चूंकि सुनता रहा हूँ, भाषा में रहा हूँ, तो मुझे कुछ चीजें खटकी, मैंने ये संदेश भी भेजा उन तक। तो और ऐसे भी कई, काम पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन भाषा की शुद्धता एक अनिवार्य चीज है। हाँ, मतलब आप, इसीलिए जब हम लोगों को कहते हैं, बच्चों को जो कर रहे हैं अपने अभिनय को लेके जी, तो हम उनसे कहते हैं कि आप अक्षर का अभ्यास करो। जी, बहुत जरूरी बात। ये कठिन काम है, बहुत कठिन, बोरिंग है कि अक्षर से हम शब्द पढ़ें। जी जी,
पढ़ते ही नहीं हैं, तो अक्षर से शब्द पढ़ के, शब्द से फिर सेंटेंस पढ़ के, सेंटेंस से फिर पैरा पढ़ के, फिर का, तो उनको लगेगा कि क्या बेवकूफ़ी है यार, हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं ना। नहीं, समझ में नहीं आएगा। वो मूल है, वो कंठ स्वर है, वो ताल स्वर है, वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, वो टनकार है। हम उस दिन बैठे हुए थे तो हम बोले जरा बोले, तो सिर्फ 3 लोग बोल सके। अच्छा, लोग क्या बोलते हैं? क, ख, ग। तो हम उनसे कहते हैं कि ये क के बाद ये आकार क्या है? क, अ, ये क्या है? ये आपका क्षेत्रीय सिंबल है, बिल्कुल, जिससे आप पहचाने जाते हैं कि आप बिहार के हैं, आप यूपी के हैं, आप महाराष्ट्र के हैं, जहां के भी हैं। तो जैसे यूपी में जो है क जो है क हो जाता है, क। तो है क्या फिर? है क, ख, ग। अब ये उसमें प्रेशर भी नहीं है, उसका क्या वॉल्यूम है, क्या डेंसिटी है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी वो टनकार पैदा करेगा। और वो टनकार दूसरे टनकार से मिलेगा, फिर उससे तीसरा मिलेगा, तो एक शब्द बनेगा। वाह, बहुत बढ़िया। लघु सिद्धांत कौमुदी में भी यही बात कही गई है और ये जरूरी है जानना, बिल्कुल जरूरी है। और अक्षरों का अभ्यास पहले करें, बिल्कुल, फिर शब्दों का अभ्यास करें। ये एक बहुत बड़ी सीख है, ये बहुत अच्छा। और शायद मुझे लगता है कि किसी भी एक भाषा पर अगर आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है, जैसे हम जब बात करते हैं, लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट होने के नाते जब मैं बात करता हूं, तो स्ट्रेस, इंटोनेशन, इमोशन, ये सारी चीजें ये अक्षरों के अभ्यास से बहुत बेहतर होंगी, तभी होगा। हाँ, क्या आप शब्द को कैसे मरोड़ोगे जी, कैसे खींचोगे, जब तक अक्षर पे नहीं पकड़ होगा। बिल्कुल, शब्द नहीं तोड़ता मोड़ता है, पूर्णतः अक्षर है। अक्षर, बिल्कुल, मैं पूर्णतः सहमत हूं इस बात से। शायद यही सलाहियत आपकी रही कि आपने दक्षिण भारत की भाषाओं में भी फिल्मों में काम किया, तो वहां पर आप क्या डबिंग का सहारा लेते हैं? वो करते हैं, लेकिन समझ तो होनी ही चाहिए, समझ आपको होनी चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। आप इमोट ही नहीं कर पाओगे फिर। तो इसलिए शायद आपको आसानी रही, आसान रहता है। तो मेरा सवाल ही अगला ये था कि आपने अडेप्ट कैसे किया, तो मुझे अब उत्तर मिल चुका है। इप्टा से भी आप जुड़े, वो शायद एनएसडी जाने के पहले ही जुड़ चुके थे। तो उसका क्या योगदान रहा आपके इस एक्टिंग करियर में? देखिए क्या है ना कि योगदान जब बोला जाता है ना जी, तो मुझे ऐसा लगता है, ये थोड़ा एरोगेंट स्टेटमेंट लग सकता है कि योगदान जब बोला जाता है तो ऐसा लगता है कि सामने से आपको कुछ मिला। अच्छा। ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कभी भी मेरे पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब उस गली में गए तो मैं गया था, उस गली में उसकी खोज मैंने की। उसी तरह से जब मैं नाटकों में मैंने प्रवेश किया तो मुझे कहा गया ये करो। मैंने अपने समझ से, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, जितनी औकात थी उससे मैं आगे बढ़ा हूं। मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया है। ये बहुत बेबाकी से आपने कही ये बात, और मैं बहुत सहमत हूं इस बात से। चुनते हम हैं, करते हम हैं, सहयोग होता है, सहयोग होता है। लेकिन जैसे उस्ताद लोग होते हैं जी, कि जैसे हमको अगर किसी ने, अगर मुझे लगता है दिया है, तो वो एक नाम है रॉबिन दास। हम हर साल एनएसडी पास करने के बाद सिर्फ दिल्ली जाते थे इसलिए कि उनके पास बैठेंगे 2 घंटा 4 घंटा और वो कुछ बोलेंगे और हम सुनेंगे। वो जब बोलेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो चीज आपके अभी काम आ जाए, हो सकता है वो 10 साल बाद काम आए। तो इसलिए हमको बार बार लगता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है जी, अपने आप को आगे बढ़ा के प्रयोग करने की। बिल्कुल ठीक बात। आप अगर लेना चाहोगे तो आप कितना रिसीविंग एंड पे बैठे हो, पात्रता आप में कितनी है,
रिसीव करने की ताकत होनी चाहिए ना। आप इस कान से सुने उस कान से निकाल दिए, या कान से सुने ही नहीं तो आपको फायदा ही नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि योगदान जो है ऐसा बस सहयोग रहा सबका, सब लोग मिल के काम करते रहे और चीजें काम होता रहा। इप्टा आप से जुड़े आप एनएसडी जाने के पहले, और ये वही दौर था जब हाँ हम वहाँ 78 से लेके 86 तक वहीं थे, और मेरा वो था कि लौट के आना है और इप्टा के साथ काम करना है। जी। लेकिन जब मैं लौट के आया तो जो सिनेरियो था वो बदल चुका था। तो इसलिए जो है मुझे, मेरे मित्र हैं जो अब नहीं रहे, अजय वर्मा, उन्होंने कहा आओ यार बम्बई देख लो। हम कहा अच्छा, 35 साल की उम्र थी, बक्सा बांधा, बंबई में रख दिया, सेंटा क्रूज लिंकिंग रोड पे बक्सा, कहा आ गए भाई अब देखने के लिए। एक बिस्तर मिल गया, पेइंग गेस्ट टाइप के, वहां 3 लोग रहते थे, बीच में मेरी खाट लगती थी, बस देख रहे हैं 36 साल हो गए। मैं जितने भी लोगों से मिला हूं जो 70 के दशक में आपकी उम्र के रहे होंगे उस वक्त, उन सब के लिए मुझे विलियम वर्ड्सवर्थ की उनका एक कपलेट याद आता है। उन्होंने कहा था कि ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। ये इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए कहा था। और हमारे यहाँ ये दौर उस समय जेपी के आंदोलन का था। तो और आप जैसे सजग युवा तो निश्चित ही रूप से उससे जुड़े ही रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए थे, और उसका असर बिल्कुल पड़ा ही होगा। 2 साल दिया। अब उस विषय पे जो है हम अब इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ढेर सारी चीज जो है सबके सामने आ चुकी है, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल। तो वो जो था आमूल चूल परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति, उसके बाद हम चुप हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य भी उन चीज़ों पर जाना नहीं था। मेरा बस एक ही स्वार्थ था इस सवाल के पीछे कि हमने जब आपके बारे में रिसर्च किया तो ये पाया कि उस दौर में एक चीज़ तो बड़ी अच्छी हुई जो कि किसी भी कलाकार के साथ होनी चाहिए, कि आप बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों से मिले। अरे हाँ, नागार्जुन, रेणु, दिनकर तो खैर 74 में ही चले गए थे, लेकिन उनसे भी हम सुने। रश्मि रथी, अरे वाह, आपने लाइव सुना दिनकर? हाँ, अरे घर पे कार्ड देने चले गए, बैठे हुए थे तो रश्मि रथी रखा हुआ था, तो अपना टेबल को जो जैसे बैठते हैं सब लोग। अरे उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था ना भाई, मोहल्ले के लोग हैं। बिल्कुल। तो मैं उन दिनों की याद फिर से ताजा करना। नागार्जुन को स्कूटर पर बैठा कर वो एक दिन जो है हम जो करबिया में रहते थे ना, चिड़िया में, तो चिड़िया पुल पार करके कॉफी हाउस था। कॉफी हाउस खुला नहीं था, तो हम ऐसे क्रॉस कर रहे थे, तो कॉफी हाउस के ठीक बगल में पान की दुकान थी, वहां सब लोग जो है 5-6 लोग खड़े हुए थे। तो हम स्कूटर पे ऐसे रुक के हम बोले बाबा प्रणाम। तो वो तो बोलते थे तो लगता था फटा बांस। कहाँ जा रहा है? हम बोले कहाँ जाना है? बैठ गए। अच्छा। वो तो देवेंद्र बाबू के यहाँ जो है उनको उतारे बोरिंग रोड पे। अच्छा। इतना राबता रहा। मैं उन दिनों की याद आपको। हाँ, लेकिन हमें नहीं समझ थी कि ये कमाल के हैं, मतलब हैं। अरे मेरी भी तो बुद्धि होनी चाहिए ना कि हम समझ सकें। हम तो वाहक थे खाली। हाँ, लेकिन ये बड़ा सुखद है, बड़ा सौभाग्य है। ये रेणु जी के साथ जुलूस का रिहर्सल किए हैं, कंधे पर बैठाए उनको, वो गुरुदेव बने थे, इमरजेंसी थी तो वो बैन हो गया था, तो बाद में सुलभ भैया, ऋषिकेश सुलभ ने किया। बहुत लोगों से अटल सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो हम अटल जी से रहते थे, क्योंकि अटल जी जो बोलते थे ना, तो हमको लगता था ये आदमी पॉजेस क्यों लेता है। बहुत बाद में समझ में आया कि ये शब्दों का चयन करता है। इसीलिए आज तक अटल जी को काटना जो है संभव नहीं है। वो इतना सटीक सेंटेंस बोलते थे। बिल्कुल। और जो बात करते थे, सामने से दिनकर को देखना, उनको सुनना, ये कितना सुखद हो सकता है हम तो बस अनुमान ही लगा सकते हैं। हमारी पीढ़ी अनुमान ही लगा सकती है। हमने अभी हाल में रश्मि रथी का मंचन भी किया था, मैं कृष्ण बना था, उनके सबसे सुंदर शब्दों को मैंने पढ़ा, लेकिन ये टीस मन में रहती है। आपने तो सुना था, मैं उसी स्मृति में कुछ उनके शब्द आपसे सुनना चाहूंगा। किताब मैंने रखी है अपने पास। नहीं, वो हमको कुछ याद है ऐसे ही, वो कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या बात।
प्रभु ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। ऐसे ही कुछ। जी जी, मतलब हम तो ये सब अभ्यास में था। हाँ बिल्कुल। ये मतलब जो थिएटर कर रहे हैं उनको तो रोज सुबह उठ के इसको पाठ करना चाहिए। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से। मैंने किया पिछले बीते दिनों, तो मुझ में बहुत फर्क खुद में महसूस किया मैंने। वो आत्मा है उन शब्दों में। बहुत सुंदर। और इतना कुछ करने के बाद आप एनएसडी पहुंचते हैं 86 में। हाँ, ये जो है थोड़ा आप जिस तरह से नाम लिए हैं ना, जी जी जी, बोल दे। देखिए एनएसडी जो है ना जी, एक संस्थान है। बिल्कुल है। और उस संस्थान में आप क्यों गए हैं, हाँ। ये अगर आपको पता नहीं है तो वो खाली डब्बा है। पते की बात। मुझे अभी याद आ रहा, मैं भी हाल में देख रहा था नसीर साहब को कहते हुए, और बड़े बेबाकी से वो कह रहे थे कि मैं एनएसडी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। हाँ, लेकिन अब देखिए है क्या ना कि वो अभिनय के बारे में खाली जी जी, अभिनय के बारे में जो सिखाया है, जो सीखा है। जैसे जब मैं वहां पहुंचा तो मैं तो बहुत काम करके गया था। जी जी। तो मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया 2 महीने 3 महीने में कि हर टीचर जो सिखाना चाह रहा है वो समझ लो, तुम क्या सीखना चाह रहे हो ये भूल जाओ। अरे ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी बारीक बात है टीचिंग लर्निंग के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हर कोई ना कोई कुछ ना कुछ जान रहा है, तो यहां आए हो तो कैसे सीखे। तो वो क्या सिखाना चाह रहा है वो सीखो। तो ऐसे करके हमने जो है वो एनएसडी को ऐसे समाया कि हमको लगता है कि हमने वहां बहुत कुछ खोजा, बहुत कुछ पाया, बहुत मजा आया, आनंद लिए। लेकिन मैंने किया, उन्होंने अपने से नहीं दिया। कोई इंस्टीट्यूट अपने से नहीं देता है। सही बात है, वो आपको लेना पड़ता है। आप हार्वर्ड में चले जाइए, आप आईआईटी में चले जाइए, वो थोड़े आप में डाल देगा। नहीं, तो वो तो आपको एब्जॉर्ब करना होता है, आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं। आपके समय में बिहार से और भी कोई था एनएसडी में, या फिर सिर्फ आप अकेले थे बिहार से? नहीं, राधा कृष्ण दत्ता था, वाणी सिंह थी, संजय मिश्रा था, ये और हम थे। अच्छा। वैसे संजय मिश्रा दिल्ली से दिए था, लेकिन है तो राजेंद्र नगर का ना, रोड नंबर 6। तिग्मांशु भाई और इरफान साहब ये सब? इरफान सीनियर था। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो तिग्मांशु भी उनके बैचमेट? नहीं, वो तिग्मांशु मेरा बैचमेट है। अच्छा, वो आपके बैचमेट थे। पीयूष मिश्रा और ये सब आपके बैचमेट? नहीं, पीयूष मिश्रा इरफान से भी सीनियर है एक साथ। अच्छा। हाँ। अच्छा, और अब तक राब्ता है सब लोगों से? इतनी लंबी सबसे, एक ही क्षेत्र में रहते हुए? अरे सबसे, मतलब जो शायद हम ही इकलौते ऐसे एनएसडीएन हैं जो सबसे मिलता है, फोन पे बात करता है और एक कनेक्शन बनाए हुए है। अब जाके इधर 2 साल 4 साल में हुआ क्या कि उम्र हो गई, तो लगा कि अब यार थक गए हैं, अब हम इतना मेहनत नहीं कर सकते हैं, जिसको बात करना हो कर लो। बिल्कुल। अभी आपके समय में जहां तक मैं रिलेट कर पा रहा हूं कि एनएसडी के डायरेक्टर रतन थियम साहब रहे? नहीं, रतन थियम बाद में आए। अच्छा। जब हम लोग पहुंचे तो ये थे भानु भारती के भाई, क्या नाम था उनका, खैर, तो वो थे, लेकिन वो छुट्टी पे थे, तो एक्टिंग डायरेक्टर हुआ करते थे। अलग अलग लोग एक्टिंग डायरेक्टर बन जाते थे। उसके बाद आए रतन थियम, उसके बाद आई कीर्ति जैन, उसके बाद हम निकल गए। जी जी जी। तो रतन थियम के समय में, चूंकि आप तो यहाँ से इतनी एक्टिविटीज बड़ी अच्छी, बहुत मानते थे हमको, और उनको इसलिए वो मानते थे कि वो देखते थे कि ये जो है एक लड़का बहुत डिसिप्लिन्ड है। हाँ, वो डिसिप्लिन वाली बात आपकी शुरू से लेकर अब तक। हाँ, तो वो डिसिप्लिन उनका भी जो है कांटे वाला था। तो एक दिन शाम के समय जो है
वो हॉस्टल पहुंच गए। अच्छा। और मेरे रूम पे आए, सीधे नॉक किए, हम खोले, हम बोले सर, बोले मुझे सब देखना है। अच्छा। तो मेरे मुंह से ऐसे निकला, हम वो पानी का कूलर लगा हुआ था, हम बोले इसमें कीड़े उड़े जो है आ जाते हैं, वो बोले अच्छा खोलो। बुलाया गया तो ऐसे ही खुल गया। ऐसे खुला, उन्होंने ऐसे देखा कि 6 बियर का बोतल रखा हुआ है। अमूमन हॉस्टल्स में ये तुरंत निकलवाया और अपने गाड़ी में रखवाया। ये सब, और बोला कि इसका लॉक लगाओ और किसी को चाबी नहीं मिलनी चाहिए। तो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस रहे, ये सुखद स्मृतियां हैं। हाँ। कॉलेज में तो ये सब चीजें चलती और हैं। उसके बाद एक दिन सुबह पहुंच गए। अच्छा। सुबह करीब 7 बजे से क्लास होता था, तो वो जो है करीब 6, सवा 6 बजे पहुंच गए, क्योंकि मतलब 6, सवा 6 बजे तो आपको जग जाना पड़ेगा ना, क्योंकि पहला क्लास मूवमेंट का होता है, तैयार होना है आपको। मिश्रा जो है वो आए थे और रात में देर में, तो वो सो रहा था, तो हमने जो है उसका, और वो जो है मेरे रूम में सो रहा था। अच्छा। तो हमने जो है कहा कि अब वो मेरे कमरे में आए तो देखे कोई सो रहा है, तो हमने कहा अरे मिश्रा उठो। अब वो गाली देने लगा। वो जनरली जो होता है। हमने कहा अरे मिश्रा उठो, मिश्रा। तो उन्होंने जो है ना, थेम साहब ने चादर ऐसे खींचा, नंग तड़ंग, और गाली देते हुए ऐसे जो हुआ ना, देखा गड़े हुए थेम साहब। ओ हाँ, ओके, गेट रेडी, चले गए बाहर। और उसके बाद वो हमसे कह रहा है मिश्रा तुम बताना चाहिए। हम बोले अबे सो रहा है, तू खड़ा हो गया, हम तो इतनी देर से धीरे उठा ही रहे थे तुमको। तो ऐसे जो है उनका अचानक आना, और लड़कों का अलग अलग तरह से, तो मजेदार था उनके साथ भी। जी। वहां से आप 90 में मुंबई आ गए। 19 नवंबर 1989। अच्छा, हाँ, उसको 90 ही मान सकते हैं। 90 आ ही चुका था, दशक बदल रहा था, दुनिया भी बदल जाने वाली थी। और फिर वहां से सीधा सिनेमा से राब्ता कैसे हुआ आपका? मैंने सुना है कि रिचर्ड अटेनबरो के साथ आपने काम किया। हाँ, वो भी किया है। कमाल ये है ना जी, ये पता नहीं ये मेरा एरोगेंस है, ईगो है, क्या है। अरे हमने तो सामने रिचर्ड एटनबरो को देखा है जी, सामने, जब यहाँ गांधी की शूटिंग हो रही थी जी। बेन किंग्सले को देखा है जी। और ये अद्भुत, ये 1980 में जब यहाँ शूटिंग हो रही थी। जी, जी। कास्टिंग में लोग कहते हैं मैंने किया, सारे लोगों को मैंने वहां पहुंचवाया है। मेरा तो काम ही नहीं था ना कुछ। हमको जो है शान भाई जो उर्दू के पेक्स थे, उनका फोन आया, उन्होंने कहा, उनको मालूम था इस सिनेमा के नाम पर भड़क जाता है। अच्छा। बोले अरे एक आए हुए हैं, योगी हैं, मौर्या में ठहरे हुए हैं, वो कुछ उनको मदद करना है, मदद कर दो थिएटर के लोगों का। हम गए, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा है गांधी। हमको कहा कौन गांधी, क्या बना, हाँ करना क्या है? बोले ये इस तरह का। बोले अच्छा लिख के दीजिए, लंबाई चौड़ाई कलर वलर सब लिख के दीजिए। उन्होंने दिया। हमने हम तो सारे एक्टर को जानते थे, सारे एक्टरों को जा जाकर बोले अरे शाम को 4 बजे जो है मौर्या में चले जाना, मौर्या में योगी इस रूम में चले जाना, योगी साहब वहां कोई है, मिल लो। वो क्या 4 बजे सपना में रिहर्सल, हमको कोई लेना ही देना नहीं है। अच्छा। जिस दिन नूर फातिमा को लेके गए, हाँ, तो उस दिन रिचर्ड एटनबरो खड़ा हुआ था। और वो इतना खुश हुआ कि उसने मुझसे अब वो अंग्रेजी में बोला, वो भीड़ थी ना, तो हमने जो मेरे योगी खड़ा था ना, हम बोले अरे भीड़ है, ये कौन नया आदमी है वो? बोले यही तो है रिचर्ड एटनबरो। हम बोले यही है डायरेक्टर? अच्छा। हम बोले प्रणाम। हाँ। तो उसको पता चला कि ये जो है यही लेके आया है। अच्छा। तो वो सब देखा ओखा, चेक वेक जो भी करना था करना। उसके बाद हमको उसने कहा कि तुमको एक बहुत अच्छा रोल दो। हम बोले मेरा 4 बजे से रिहर्सल होता है भाई। रिचर्ड एटनबरो को सीधा मना। हाँ, मतलब मना क्या करना, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ। अगर आपको गोल्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो हम गोल्ड का ताज पहना देंगे, तो आप क्या करेंगे? उतार कर रख देंगे कहीं किनारे। बिल्कुल।
तो हमको कभी हम किसी से प्रभावित नहीं हुए, हम सिर्फ अपने से इंस्पायर होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी दूसरे से इंस्पायर हुए तो हम रेप्लिका हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत पते की बात, हम सिर्फ अपने से इंस्पायर होते हैं। बहुत खूबसूरत बात। सामने वाले को देख के हम अपना मनोरंजन करते हैं, उसने कैसे किया, क्या किया, बेहतर किया, ये तो दिखाई देता है, लेकिन हम प्रभावित कभी नहीं होते हैं। तो उसी तरह से वो जो क्या नाम बताए थे, वो जो जिनके साथ काम किया मैंने, बेन किंग्सले, नहीं रिचर्ड एटनबर्ग, नहीं, ऑस्कर मिला है उसको, भोपाल, मार्टिन शीन। अच्छा, मार्टिन, हमको पते नहीं, हम कहे मार्टिन शीन कौन है? वो बोले ऑस्कर मिला। हम बोले यार तब तो बहुत बड़ा एक्टर हो गया, ऑस्कर मिला है। हाँ। तो जिस दिन आए तो हम पहुंचे, उन्हीं के साथ सीन था। सीन में एक लाइन थी। अच्छा। हम कहे अभी ये एक लाइन हमारे यहाँ स्टार होता, कहता है हटाओ, कहाँ दिए हो, हम ही कर लेंगे, फोन ही तो उठाना है। फोन उठाना है। अच्छा। फोन उठा के हमको जो है उनको देना है कि फलाने का फोन है। अच्छा। बस, तो सामने फोन रखा, वो खुद ही उठा ले। हाँ। हमारे यहाँ तो ये होता ना। अच्छा, उसके बाद जो हम पहुंचे तो हम कहे अच्छा मार्टिन शीन। अब मार्टिन शीन, कार्ल पेन, मार्टिन बैम्ब्रक और वो जो हॉलीवुड की थी वो एक और, वो सब आए अपना सीन खत्म करके ऐसे। तो हमने कहा अबे मार्टिन शीन कौन है? बोले ये है मार्टिन शीन। हम ऐसे देखने लगे। वो मार्टिन शीन जी, वो पहला व्यक्ति है जी जिससे मैंने कहा कि मैं आपके साथ तस्वीर खिंचाना चाहता हूँ। मेरे जीवन का वो पहला व्यक्ति है जिसके साथ मैंने तस्वीर खिंचाई। अच्छा। मुझे तस्वीर खिंचाई, पता नहीं क्या हुआ, वो मेरे बाह में ऐसे बाह डाला और हमको लेके अपने वैनिटी में चला गया। अच्छा। और वैनिटी में जाके हमको समझा रहा है कि मैंने सीन को ऐसे देखा। हमको मन ही मन सोचे कि अबे तू हमको क्या बता रहा है, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। हमको तो खाली फोन उठा कर देना है। और 20 मिनट तक उसने समझाया, हम खाली हाँ हाँ, और अंग्रेजी में बोल रहा है तो वो बीच में फिर स्लिप कर जाए, हाँ अच्छा आ गए। जब सीन खत्म हुआ जी, तब मुझे समझ में आया कि मार्टिन शीन ने मेरा वर्कशॉप लिया था कि ये आदमी ऐसे करके देखेगा सीन में हमको और सीन गोड़ देगा। तो उन्होंने कंफर्टेबल किया 20 मिनट तक हमको। वाह, ये होता है एक्टर। क्या बात, बिल्कुल। हमारे यहाँ कौन करता है? हमारे यहाँ तो अच्छा ही लगता है सबको कि आप ऑस्ट्रक रहें। ये स्टार स्ट्रक और ऑस्ट्रक होने से मुझे बात याद आती है कि द्रोह काल शायद आपकी पहली फिल्म थी और उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार सभी बड़े थे, ओम जी, नसीर, सब। तो आप वहां ऑस्ट्रक क्या स्टार बोले ना, इन लोगों ने किसी नसीर भाई क्लास लिए थे। ओम जी जो है अपना पटियाला के और पत्नी के जो है उसमें ही घर में नीचे जो है वो डायरेक्टर थे जिन्होंने राज बब्बर वाली हिट फिल्म बनाई थी, वो वहीं रहते थे तो जानते वो भी थे। तो वो सब प्रॉब्लम, अभिनय को लेके हमको कभी किसी के सामने ऐसा नहीं लगा कि हम क्या करेंगे इस आदमी के सामने। हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, तुम अपना देख लो तुम्हें क्या करना है। शायद इसी फिल्म में कोई एक सीन है किटू गिडवानी। हाँ, वो बेड सीन था उसमें। हाँ, तो वो अब जैसे परिवेश से आप आते हैं, जैसे घर से हमने तो हाँ वैसे से होगा। हाँ, पहले तो मैंने पूछा ये बेड सीन क्या होता है। अच्छा। तो लोग बड़ा हंसे, ठहाका लगाए। और किट्टू गिडवानी तो वैसे भी बहुत वेस्टर्न कॉन्सेप्ट वाली है। देखा अबे ना, हम बोल जैसे करते जाएंगे तुम करते जाना। हमने कहा अच्छा ठीक है, कर दिया वैसे ही। खैर वो फिल्म में नहीं था जी, लेकिन बेड सीन कर दिए तो सब देखने आया था। विजय अरोड़ा जो कैमरामैन है वो, अनुभव सिन्हा, शशांक डबराल, अपना ये और भी दूसरा सब, क्या भाई बेड सीन आज करेगा, चलो देखने। जैसे हम लोग देखने गए थे, वो दृष्टि फिल्म बन रही थी, गोविंद निहलानी बना रहे थे, तो राजकमल में सेट लगा हुआ था और उस फिल्म में इरफान था, डिम्पल कपाड़िया थी और ये अपने बैंडिट क्वीन जिन्होंने बनाया था,
शेखर कपूर थे। ये 3 लोग थे फिल्म में। और स्मूचिंग सीन था इरफान और डिम्पल का। हम सब लोग पहुंच गए राजकमल। अबे यार इरफान का स्मूचिंग सीन देखेंगे। तब हाँ, ये सब मेमोरीज हैं और अच्छा है। मुझे याद आता है कि सिनेमा तो आप कर ही रहे थे और अच्छी फिल्में कर रहे थे, टीवी से भी आपका राब्ता रहा है। और मुझे कुछ कई किरदार थे आपके, लेकिन कुछ जो मेरे जहन पे चस्पा है बिल्कुल। एक दूरदर्शन पर सीरीज आती थी इतिहास नाम से, इतिहास, उसमें आपका बड़ा मुख्य किरदार भाऊ साहब जी, वो बड़ा चस्पा है आज तक। और दूसरा मुझे याद आता है कि स्टार बेस्ट सेलर्स में एक एपिसोड में आपको देखा था, शायद तिग्मांशु भाई ने डायरेक्ट किया था, भंवरों ने खिलाए फूल। अरे हाँ, और वो ये है इनकी कहानी। हाँ, हरिशंकर परसाई की, 1 फूल 5 भंवरे ऐसा करके। हाँ, 5 दीवाने। हाँ, उसी पर वो बेस्ड थी और बहुत वेल डायरेक्टेड थी। और आप सबका अभिनय बड़ा, वरुण बडोला थे उसमें, खेल की तरह से होता था। इरफान साहब थे उसमें, आप थे उसमें, मुझे उसमें संजय मिश्रा था, सीताराम था, जी। काला था। हाँ, सब लोग। हाँ, विजेंद्र काला भी थे। और भी लोग थे। हाँ, बहुत मजेदार था। और इतना सहज अभिनय, वो लगा कि अपने घर के बगल की कहानी है। और लास्ट सीन में जब वो प्रोटैगनिस्ट अरेस्ट हो रहा होता है, वो जो IAS की तैयारी करता है, आप भी अरेस्ट हो रहे होते हैं, तो आप इरफान साहब जो शुक्ला जी बने थे, आपने 5 बार वहां शुक्ला जी बोला है, और 5 बार अलग तरीके से। वो देखकर मैं दंग रह गया था कि भाई इतनी बारीक बातें जो वो अभी वही तो छोड़वाता है ना, शायद वही छोड़वाता है। वो सब फिर हम लोग जो है जिस पे लाइन मार रहे हैं, उसी के ब्याह में जो है लोगों को खाना खिला रहे हैं। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत कहानी थी, बहुत वेल डायरेक्टेड। तो वो किरदार आपके बिल्कुल जहन पे चस्पा है। बाकी उसके बाद तो फिल्मों में आपको देखा ही। इतना लंबा समय बिताने के बाद कई रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, दोस्तियां होती हैं, धोखे भी मिलते हैं। तो दोस्ती के बारे में तो काफी बातें कर ली हमने। कभी ऐसा हुआ कि कुछ धोखे जैसा हो गया हो? हाँ, बिल्कुल। मेरे मित्र हैं, पटने के ही हैं, वो दुबई में रहते थे, उसका बहरैन में रहे, करीब 40-50 साल रहे उधर। अच्छा। अब वो चले आए हैं वापस, फिर सब बंद करके कि बेटियां उनकी जो हैं वो पढ़ रही हैं, अब शादी वादी भी होगी अब उनकी। तो जावेद साहब जो है जहाँ भी जाते थे बम्बई होके ही आते थे पटना। तो एक बार जो है वैसे ही घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ नहीं सीरियल बना लेते हो। ये बात है 93 की। अच्छा, 92 या 93 की। हम बोले यार पैसा लगता है। वो गया, 2 लाख भेज दीस। अच्छा, 1993 में 2 लाख कीमत थी जी। और चूंकि हम असिस्टेंट बन गए थे, तो हम मेरे पास कुछ 1 लाख रुपया था। फिर अनुभव जो है वो सब लोग साथ के हैं, अनुभव। हाँ, तो अनुभव से जो है हमने कहा कि भाई ऐसा है, तो वो जावेद भी मित्र था, तो हमने कहा कि भाई अभी पैसे क्या किया जाए। पैसा जो है ना, वो 2 लाख रुपया काला वाला प्लास्टिक का थैला होता है ना, मेरे HD में लटका रहता था। अच्छा, क्योंकि हम तो पेइंग गेस्ट में रहते थे। कहाँ रखें, गायब हो गया तो ऐसे ही जो है बाइक पे लटका हुआ है, किसी को पता भी नहीं चलेगा इसमें 2 लाख रुपया। तो अनुभव ने जो है कहा कि आप कहानी सोचते हैं, तो फिर सौरभ शुक्ला जो है उस भी आ चुका था, तो वो जो है कहानी जो है सोची गई। और उसके बाद नाम सब बोलने लगते हैं, विजय अरोड़ा कैमरामैन थे। फिर डायलॉग इसने लिखा के खैर, तो उसमें जो है उस सीरीज में कास्ट किसको किए, वो बड़ी लंबी कहानी है। शम्मी कपूर, सुरेखा सीकरी, राज जुच्ची, किट्टू गिडवानी, आशीष विद्यार्थी, जॉन डेविड, बाकी तो सब नए थे, मनोज बाजपेयी, जाकिर हुसैन, मिलिंद गुना जी। अच्छी खासी स्टार कास्ट। अरे अभी तो गिनाना शुरू किए हैं। अच्छा, सब नए आए थे। हाँ, मिलिंद गुना जी, मनोज वाजपेयी भी नया ही थे उस समय, वो कर ही रहे थे। मिलिंद गुना जी को वो ब्रेक मिल गया था, वो आने लगा था, वो थोड़ा नाम हो गया था।
तो जो एडिटर था वो एडिटर था अफाक हुसैन। अच्छा। उसका बड़ा भाई जो है अब्बास हुसैन, उसका बीच वाला भाई जैगम हम लोग का दोस्त था। तो वहीं एडिटिंग होती थी। तो अब्बास ने कहा कि पार्टनरशिप में बनाते हैं। हम बोले हाँ बना लेते हैं ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा कि आओ लिखा पढ़े। हम बोले अब्बास भाई बोलते हैं यार लिखा पढ़े क्या होता है। जब 10 एपिसोड बन गया, 12 एपिसोड, हर एपिसोड में लाख रुपया फायदा होता था। 3 लाख मेरे पहले लगे हुए थे। तो 20वां एपिसोड जब बन रहा था तो लगभग 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हो चुका था। यानी 10 लाख मेरे और 3 लाख जो मैंने लगाए थे 13 लाख। हम अनुभव ने कहा अबे तू जाता काहे नहीं है बे, उससे बात कर जाके हिसाब कर पैसा ले। हम गए, हम बोले अब्बास भाई हिसाब। बोले तुम कौन? हाँ? अरे बाप। हम बोले आप मेरे पार्टनर हो। बोले लिखा पढ़ी है। मैं चुप। मैंने कहा वो देख रहे। खड़े हुए चले आए। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। 13 लाख 1994। ह्यूज सम, ह्यूज सम। खैर कुछ नहीं होता है तो तजुर्बा होता है। तजुर्बा। तो फिर आप सोचिए ना कि हम लिटरली हम कोई काम नहीं कर रहे थे इसके अलावा। तो 35-40 हजार रुपए मेरे पास आ रहे थे महीने में बंद सब। उसी समय 95 में शादी हुई थी और खाली। तो 2 लोगों ने मेरी सहायता की फाइनेंशियली, विजय अरोड़ा बिज्जू और राजेंद्र हेगड़े साउंड इंजीनियर। तो इन लोगों का पैसा जो है सबसे पहले तो मेरी पत्नी का नाम मनोरंजन है। तो सबसे पहले जो है जब पैसा आना शुरू हुआ 98 से, तो 97 या 98 से, तो सबसे पहले उनको। तो आज भी जो है हम उनके ऋणी हैं कि अगर तुम लोग नहीं होते तो हमको पटना चले जाना पड़ता। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। तो सभी तजुर्बे हुए आपको, सब तरीके से देखा आपने। बड़ी एक बहुत अच्छा उपहार इस शहर को आपकी वजह से, रॉबिंदा की वजह से, सुमन जी की वजह से और पुंज भैया की वजह से मिला हुआ है हाउस ऑफ वैरायटी। जी जी। जहां पर लगातार नाटक हो रहे हैं और मुझे लगता है कि नाटकों का स्तर भी काफी बढ़िया है। वहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और एक क्लोज सिस्टम है जहां बैठकर अच्छे लोग नाटक देखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पैसे देकर नाटक देखते हैं। ये चलन और समय से देखते हैं। समय में भी कोई तीसरी घंटी के बाद आप एंट्री नहीं ले सकते। बिल्कुल, वो बड़ी कड़ाई से वहां पर लागू है। मैं भी कई बार बाहर किया गया तो वो अनुभव है मुझे। तो ये इतना बढ़िया उपहार है आपका, आते रहना यहाँ पर और आकर ऐसा कुछ कर देना, ये बहुत बढ़िया है। तो ये दिमाग में कहाँ से, ये उपज किसकी थी? ये उपज सुमन जी की थी। अच्छा। और सुमन जी को हम ये समझा रहे हैं कि भाई पैसा नहीं देगा। हाँ। थिएटर पैसा नहीं देगा। हाँ। ये पैसा नहीं देगा। वो कह रहे हैं कि मैं जो बिजनेसमैन हूँ जी, हाँ, मैं समझता हूँ बिजनेस मुझे देखना है, आप इधर कुछ कीजिए। 2011-12 से बोलना शुरू किया उन्होंने और 2022 में मीटर डाउन हुआ। कितने साल हो गए? पूरा एक दशक बीता। पूरा एक दशक बीता। और उसके बाद सबको मैंने जो है जोड़ने के बाद वो जो बनने के बाद वो 4 जनवरी या 5 जनवरी 2023 को जब वो खुला तो हमने अपने मित्रों को बुलाना शुरू किया। और जो एक शो का 2.5 लाख 3 लाख रुपए लेते हैं उनको एक छोटा सा लिफाफा थमा के, लेकिन वो भी बड़ा कि भाई वो लिफाफा आना जाना फ्लाइट से तो जो भी आ रहा है तो करीब 4 से 5 लाख रुपया खर्च हो रहा है। और आपके पास आ कितना रहा है? 100 रुपए में आप एक शो कर रहे हो तो आप 2 शो कर रहे हो तो आपके पास आया 10,000 रुपए। और आप खर्चा कितना किए? 5 लाख। तो जो है धीरे धीरे सुमन जी को ये बात समझ में आई और जब वो बोलना शुरू किए तो हमने कहा कि इसीलिए मैं कुछ दिन विड्रॉ कर गया। हमने कहा कि इनको समझ में आना जरूरी है जी। और फिर जो है कुछ 7 महीना 8 महीना जो है मैंने विड्रॉ किया अपने आप को कि भाई आप समझ लो।
हाँ, पूरा फिनांस कि समझना ही। हम जो है उनको बुला तो देंगे। मुझे पंकज कपूर ने कहा, पंकज भाई ने कहा कि अरे सुना कि कोई बहुत अच्छा हॉल बनाए हो, क्योंकि सीमा पावा के करके गई सीमा थी। पावा करके गई थी। वाह भाई, मैं भी आऊंगा। अब सोचिए कि सब ने हमें ये कहा कि ये तो कमाल की चीज बनाए हो, हमें भी हमें भी हमें भी। सीमा पावा जी का भी SMS आया सुमन जी के पास, अरे भाई नया तैयार किए हैं, कब बुला। भाई कब बुलाएं, क्या आपको बुलाएंगे तो कम से कम 6 लाख 7 लाख रुपया खर्चा है, बिल्कुल आराम से, कहां से करें। सही। तो वही जो है हमने पुंज को कहा कि भैया तू लगा रहो, तू कंटिन्यूस करते रहो और क्रिएटिव लेवल पे संभालो, तो वो लगातार जो है नाटक कर रहा है। मैं और भी लोगों को पटना में चाहता हूं कि भाई आप अपना सहयोग दें। तो परवेज भाई ने, जावेद ने, इन सब लोगों ने वहां प्ले किया जी। आपने भी वो फिल्म वाले उसमें काम किया। एक जो सबसे बड़ा खतरा जो मुझे थिएटर के परफॉर्मेंस में जो दिखाई देता है, ये मैं किसी पर संदेह नहीं कर रहा हूं, जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्तरीय नाटक वहां दिखाया जा रहा है, इसीलिए लोग जो हैं 100 रुपए दे के या 200 रुपए दे के आ रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए वो समय से पहले 15 से 20 मिनट पहले आके बैठ जाते हैं और नाटक देखते हैं। अगर उनको कुछ नहीं मिलता तो वो बेवकूफ नहीं है कि वो यहाँ अपना समय देखे आएंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो इस स्तर को हम कैसे मेंटेन करें, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई भी नाटक बुक करके वहां नहीं दिखा सकता है। नहीं, मैंने हाउस ऑफ वैरायटी का जिक्र इसीलिए किया और इसी सिलसिले में किया कि काम बहुत लोग करते हैं। यहाँ से उठकर मुंबई जाकर एक बड़ा नाम बन जाना एक अद्भुत यात्रा होती है, बहुत संघर्ष वाली यात्रा होती है और ये बहुत लोगों ने किया है हमारे यहाँ से। लेकिन वहाँ से लौटकर फिर यहाँ आना और फिर एक ऐसा माहौल बनाना ताकि जो लोग बढ़ रहे हैं, जो आगे ऐसा करना चाहते हैं, उनके लिए एक जगह बने, एक जगह विकसित हो जहाँ वो प्रयोग कर सकें, जहाँ वो सीख सकें, ये आपकी तरफ से मिला है और ये बिल्कुल आप बधाई के पात्र हैं। इसके लिए हम सबके लिए बड़े ही हर्ष और गौरव का विषय है कि अब एक ऐसी चीज, आप यूनिवर्सिटीज में जाकर भी बच्चों को वर्कशॉप्स दे रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि हमको कोई बुला ले। बिल्कुल भाई मेरा काम क्या है, अगर आपको ये लग रहा है कि हम इस लायक हैं तो आप हमें बुला लीजिए। हम खाली क्या चाह रहे हैं, आप हमें मेरा पर डे नहीं दे सकते ठीक बात, लेकिन आने जाने का तो दे सकते हैं। हाँ, जो अब वो अलग है कि हम हवाई जहाज से आना पड़ता है, ट्रेन से आएंगे तो उसमें भी जो है दिन लग जाएंगे जाने से, और मतलब 2 दिन 2.5 दिन लग जाते हैं। तो बस इतने का ही है। अगर उतना भी नहीं हो पा रहा है तो हम भी कर देंगे, देख लेंगे, लेकिन सीखने वाला होना चाहिए। सीखने वाला होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इन मसलों के बाद और इन बातों के बाद मुझे ये कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि बड़ा बन जाना, एग्जेम्पलरी यानी उदाहरण देने लायक बन जाना, मिसाल बन जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मिसाल बने रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप मिसाल बने ही नहीं, मिसाल बने रहे। आप यहाँ लौट कर आए नहीं, आप यहाँ रहते भी हैं, अपना वक्त देते हैं, आपसे कई चीजें सीखने को मिलती हैं, हम सब सीख रहे हैं, ये पूरी पीढ़ी सीख रही है। और साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते और कलात्मक इतिहास तो नहीं कहेंगे उसे, लेकिन कला की जो यात्रा रही है 80 और 90 के दशक के बाद, उसको मैं दर्ज करता हूं अपने कलम से कई जगहों पर। तो निश्चित रूप से जब कलात्मक उत्थान की बात आएगी तो जिस नाम का जिक्र मैं सबसे पहले करना चाहूंगा वो आपका ही करूंगा। और ये मैं आपके सामने नहीं कह रहा हूं, ये पक्का वादा है, आने वाली किताबों में इसका जिक्र पढ़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी अच्छी बातें इतने सिद्ध हस्त कलाकार से सुनी। आपको अपने भविष्य की योजनाएं बनाने में आसानी होगी, जो इस क्षेत्र में आगे कुछ करना चाह रहे हैं। तो ऐसी ही बातों के साथ, ऐसी ही शख्सियत के साथ हम मिलते रहेंगे। एक लाइन हम जो अपनी बेचैनी, सिर्फ एक लाइन, बिल्कुल बिल्कुल, वो हम फिर से कर लेंगे। सिनेमा थिएटर जी सोने नहीं देता और सिनेमा मरने नहीं देता। क्या बात, ये है मेरी ट्रेजेडी।
इसको एक बार फिर से सुनेंगे हम। थिएटर सोने नहीं देता और सिनेमा मरने नहीं देता। क्योंकि जो ही हमको थिएटर से जुड़े हुए हैं तो हमको थिएटर करने का मन होता है, हमको लगता है कि थिएटर तो हम बेचैनी रहती है तो सोने नहीं देता है। और सिनेमा जो है, पता चला कि 15 साल पुराना सिनेमा टीवी पे आ रहा है, फोन आ गया, अरे आ रहे हो, फिर जीवित हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर बात है। तो यहाँ पर बातें अगर निकलेंगी तो फिर निकलती जाएंगी, और बातों से बातें निकलती हैं, ये होता ही रहेगा। बहरहाल समय हम सबको बांधे रखता है, वक्त की कैद में जिंदगी है, ये फैयाज हाशमी ने बहुत पहले कहा था, आज मैं दोहरा दिया इसको, मैंने दोहरा दिया इसको। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बेहतरीन बातें हुई, और आप सब ने अपने भविष्य की योजनाएं जो भी बनाने की सोची होंगी, इस बातचीत से आपको बहुत कुछ मिलेगा। काफी तगड़ा मसौदा है, आप इसको गुने, इसको सोचें और बने रहें अपने अपने कार्य क्षेत्र में। ऐसी ही शख्सियत के साथ, ऐसी ही कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे और कुछ सीखेंगे, नई बातें जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। नमस्कार।